नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। मैं आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी यूपीएससी समाचार। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके। 6 महीने में वो चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। मंथ के एंड में भी आपको मैगजीन दी जाएगी, लेकिन स्मॉल स्मॉल स्टेप्स अगर आप लेते हो तो लास्ट के एंड ऑफ द मंथ में वो चीज ज्यादा नहीं लगती है। आज 18 मई है, आज देख लेते हैं फटाफट आज हमारी क्या क्या न्यूज है। सबसे पहला है कि GS3 एनवायरमेंट में है कि एक रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया कि करीबन 60 लाख जो पेड़ हैं इंडिया में, जो फार्मिंग लैंड पे हुआ करते थे, वो कट कर दिए गए हैं। मतलब ये इश्यू है डिफोरेस्टेशन का, जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसको लेके। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आते हैं कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, डिफोरेस्टेशन से क्या होता है, सोइल इरोजन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है इंडिया और ईरान की रिलेशन को लेके। रिसेंट में इंडिया ने प्रोमिस किया है कि हम ईरान का जो पोर्ट है, छाबार पोर्ट, उसको हम डेवलप करेंगे। तो ये हम देखेंगे कि इंडिया का क्या फायदा है उसमें डेवलप करने में, चाइना को कैसे काउंटर कर सकते हैं। यूएस के सैंक्शंस का डर भी हमें रहता है, तो बिकॉज ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी लगे हैं। तो ओवरऑल जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बनाना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा। किसी भी कंट्री में जो मेजर पॉपुलेशन एंगेज होती है एम्प्लॉयमेंट में, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही कंज्यूम कर सकता है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी अंडर डेवलप्ड है, करीबन 17% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन जो 50% ज्यादा पॉपुलेशन है वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है, और वहां से हम लेस देन 20% जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहां पर शिफ्ट करने की जरूरत है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अंडर डेवलप्ड है इन केस ऑफ डिफेंस, स्पेस, ऑटोमोबाइल्स, है ना। और मेक इन इंडिया वगैरह जो हमारा हमारा एक गवर्नमेंट का ऑलरेडी स्कीम चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। बिकॉज इंडिया की जो मेजर पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज में आ चुकी है। डेमोग्राफिक डिविडेंड आप जिसको बोल रहे हो, 15 से 59 के बीच में हमारे पास 65%, मतलब बिलो 35 हमारे पास 65% पॉपुलेशन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आरबीआई के डेप्टी गवर्नर ने वॉर्न किया है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को कि भाई वो अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन रखें और अपने काम करने तरीके को सुधार लें। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी क्या होती है? किसी बैंक के पास बहुत ज्यादा एनपीए हो गया है, बहुत ज्यादा लोन ऐसे हो गए हैं जो रिकवर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनकी बैलेंस शीट खराब हो रही है। तो वो सारे ये समझो कि बैड लोन्स जो हैं वो एआरसी ले लेते हैं और उसको फिर वो अपने तरीके से वसूल करने की कोशिश करते हैं। तो एट द सेम टाइम मान लो 100 रुपए की चीज है बैंक के पास, वो खराब हो गई है, तो वो एआरसी को दे देते हैं मान लो 60 रुपए में। अब वो एआरसी उसमें 60 रुपए में लेके उसको कुछ भी करे, वो 50 रिकवर करे, 70 करे, 80 करे, लेकिन बैंक की बैलेंस शीट एक तरह से पॉजिटिव हो जाती है। तो वहां पर गवर्नेंस के इश्यू आ रहे हैं, इसलिए आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने उनको थोड़ा सा मतलब वॉर्न किया। अभी अभी रिसेंट में जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को उनको इंटरिम बेल दी गई थी। तो बेल क्या होती है, इंटरिम बेल क्या होती है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको अवेयर होना चाहिए कि जो भी आपके सराउंडिंग में चलता है, तो कभी कभार यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हायर एजुकेशन का जो हाइपर पोलिटिसाइजेशन हुआ है, ये आज का एडिटोरियल आया है। इनक्रक्स ये कहना चाह रहा है कि जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर पॉलिटिकल इंटरवीन ज्यादा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं प्रोफेसर्स के या हायर पोस्ट पे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके, स्टूडेंट जो है वो भी पॉलिटिसाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से दिक्कत क्या हो रही है कि पॉलिटिक्स जब घुस जाती है एजुकेशन में तो वो क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है, मेरिट बेस्ड नहीं रहता है। बहुत सारी चीजें मतलब बायसनेस में चल पड़ती हैं। तो क्या होना चाहिए, क्या चल रहा है, एक अच्छा आर्टिकल है ये आपके लिए। ये समझो कि ऐसे के लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। और आज का हमारा जो मैप वर्क है वो साउथ अमेरिका का जो ड्रेनेज पैटर्न है। मेनली तो 3-4 ही रिवर है साउथ अमेरिका में, जैसे अमेजोन हो गई, पराना, प्रेगुए, उरुग्वे, ठीक है। तो वो किस तरह से बहती हैं, वर्ल्ड के जो हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स वो भी वहीं पे हैं। तो थोड़ा सा मतलब जूम इन करेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या रहता है। तो ये हमारा क्रक्स था। आइए डिटेल में देख लेते हैं कि आज क्या क्या न्यूज है। सबसे पहले हमारी न्यूज है 6 मिलियन ट्री डिसअपीयर हो गए हैं फार्मलैंड से, स्टडी ये कहती है। तो इसमें मैं आपको करेक्ट समझाता हूं, होता क्या है कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काटना ना। डिफोरेस्टेशन क्या है? द कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट लैंड। तो इसमें हमारा जो टारगेट था गवर्नमेंट का वो ये था कि हम
वन थर्ड एटलीस्ट हमारा जो इंडिया का पार्ट है वो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में होना चाहिए। अभी हम करीबन 24% पे खड़े हैं, क्योंकि फॉरेस्ट के फायदे क्या होते हैं, एक तो पानी को प्यूरिफाई करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं, बारिश आने में इनका विशेष रोल रहता है, सोइल को पकड़ के रखते हैं। जो ट्राइबल्स हैं उनका तो रोजी रोटी यही है, जो वाइल्ड लाइफ है उनका हैबिटेट ये है। अगर ये हमने काट दिया तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। अगर जंगल में शेर नहीं रहेगा, उसको पेड़ नहीं है, वहां चरने वाले भेड़ बकरी या जो उसका जो शिकार है वो नहीं है, तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन में आएगा। बंदर जो है, अक्सर हम देख रहे हैं बंदर ट्रीज पे रहते हैं, लेकिन ट्रीज कटते जा रहे हैं तो वो शहरों में आ रहे हैं, घरों में जा जाके फ्रिज खोल के टमाटर खा रहे हैं हमारे घर में भी आ जाते हैं कई बार। तो कितना मेजर इश्यू हो रखा है। तो उसको टैकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम एफोरेस्टेशन करें, ट्री जितने काट रहे उतने लगाएं, ठीक है। और अनडिस्क्रिमिनेटेड कटिंग नहीं करनी है। ये भी नहीं कह सकते कि ट्री काटो ही मत, बिकॉज हमें डेवलपमेंट भी करना है, लोगों के लिए घर भी बनाने हैं, जरूरत भी बनानी है उनकी। तो एक बीच का रास्ता हमारे पास होना चाहिए। देखो पहले देखते हैं कि इंडिया की इकोलॉजिकल बैलेंस में दिक्कत क्या क्या आ रही है। एक तो नंबर वन, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। पेड़ कटेंगे, हैबिटेट कटेंगे तो बायोडाइवर्सिटी ऑटोमेटिकली कम होगी। जैसे ही लोयल टेन मकाऊ है, वेस्टर्न घाट में जहां ये रहता है, इसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये खत्म हो रहा है। जैसे ओरंगटन है, वो भी पेड़ पे रहते थे। इस तरह से वाटर साइकिल डिसरप्शन होता है। पेड़ों का बहुत विशेष रोल है पानी को ट्रांसपिरेशन के थ्रू ऊपर भेजना और हवा में जो पानी है उसको रेगुलेट करने में। तो ग्राउंड वाटर कह लो या एटमॉस्फेयर वाटर कह लो, पूरी वाटर साइकिल में ट्रीज का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो होगा तो ग्राउंड रिचार्ज भी दिक्कत आएगी, वाटर लेवल में दिक्कत आएगी। तीसरा, सोइल इरोजन। पेड़ क्या है, पेड़ है सोइल को पकड़ के रखते हैं। जब भी पानी आता है तो वो मिट्टी कटने नहीं देते, लेकिन ट्री कटते जा रहे हैं तो वो पकड़ भी कम होती जा रही है। इस वजह से खासकर हिली एरियाज में, पहाड़ों में लैंडस्लाइड ज्यादा हो रहे हैं। आप भी देख रहे हो कि एक लैंडस्लाइड एटलस इसरो के द्वारा जारी करी गई थी, उसमें यह बताया गया था कि कितने वनरेबल है। सबसे ज्यादा वनरेबल हिमाचल प्रदेश को बताया गया था उस टाइम। तो आप देख रहे हो आए दिन लैंडस्लाइड हो रही है तो उससे क्या है, लाइफ का लॉस तो हो ही रहा है, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, प्लस वो जो सोइल है वो भी तो वेस्ट में जा रही है। तो हमारा लैंडस्लाइड वगैरह, सोइल डिग्रेडेशन हो रहा है। क्लाइमेट चेंज जो ऑलरेडी एक रियलिटी आ चुकी है, वो एक्सेलरेट हो रहा है। हम उसको रोक तो पा ही नहीं रहे, बल्कि उल्टा बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। पेड़ है ना, एनवायरमेंट को ठंडा रखने में मदद करते हैं, लेकिन अगर ये कटते गए तो हम इससे दिक्कत में आ जाएंगे। प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके एक कार्बन स्टोर बना के रखते हैं, वो कार्बन अगर चली गई एनवायरमेंट में तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी। आप देख ही रहे हो, अभी 2024 मतलब इतना गर्म साल हो रखा है, इतनी गर्मी पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। बेंगलोर में आप देख रहे हो, जो नॉर्मली ठंडा रहता था, वहां पे इतनी हाई टेम्परेचर जा चुके हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा, लाइवलीहुड पे बहुत फर्क पड़ेगा। रोजी रोटी है मिलियंस की, तो जो लोग जंगल में रहते थे, अब वो पेड़ कटेंगे तो भाई उनको माइग्रेट करना पड़ेगा, माइग्रेट फोर्स करना पड़ेगा। अब वो जहां पे जाएंगे वो उनके लिए एक नई जगह रहेगी, वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके साथ उनका मतलब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो ओवरऑल इसके बहुत ज्यादा कंसिक्वेंसेज हैं। ये तो था ही। और लोकल क्लाइमेट में भी आपको पता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बेंगलोर का, तो लोकल क्लाइमेट भी बहुत इंपैक्ट हो रहा है। तो ये तो हमारे कारण हो गए कि क्या क्या प्रभाव इससे पड़ रहे हैं, ठीक है। और भी एयर पोल्यूशन है, फ्लड रिस्क है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, कोई भी 7-8 आप लिख सकते हो। अब इस चीज से जूझने के लिए हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क क्या है, कि हमारे पास एक तो देखो एनजीटी हमने बना रखा है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड केस होते हैं वो कोर्ट देख लेता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हमने ला रखा है। हमारे पास फॉरेस्ट पॉलिसी है, ठीक है। एक तो हमारा पुराना एक्ट है 1927 का, जिसमें हम किसी एरिया को एज ए रिजर्व डिक्लेयर कर पाते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 एक इंपॉर्टेंट है। इसमें आप फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट नहीं कर सकते, उसको मतलब रोकने के तरीके हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्राइब्स को एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनको कुछ राइट्स हैं, उसके रिगार्डिंग उनको राइट्स दिए गए हैं। मतलब ये फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट क्या है, जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, जो वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, उनके लिए राइट दिया गया था। ये एक मेन एक्ट है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। इसमें क्या कि कोई भी एनिमल है उसको प्रोटेक्शन दिया गया है, उसके लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस जो मतलब खतरे में है उनको ज्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है। आप उसका शिकार नहीं कर सकते, उसका ट्रेड नहीं कर सकते। ऐसे शेड्यूल बना रखे हैं, शेड्यूल 1, 2, 3 ऐसे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की, इसमें ये कह रखा कि मिनिमम 1/3 हमारा होना चाहिए। तो बहुत कम स्टेट हैं इंडिया में जो इसको
मतलब कर पा रहे हैं। हरियाणा का अगर बात करें तो मुश्किल से 6% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। ठीक है। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट EIA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली मेंशन्ड भी है यूपीएससी के टॉपिक में, सिलेबस में, कि आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हो तो उससे पहले उसका EIA होगा कि इस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, क्या ये सस्टेनेबल भी है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इसकी वजह से रुक भी गए। एक एग्जांपल दिया गया था इसमें, जो छत्तीसगढ़ में कोई कोल माइंस का एक्सटेंड करना था, लेकिन EIA ने उसको सर्टिफाई नहीं किया कि इसको एक्सटेंड करने से जो नुकसान होंगे वो मतलब बहुत ज्यादा होंगे। एनजीटी मैंने बता दिया, जो भी कोर्ट केस वगैरह होते हैं फटाफट एनवायरमेंट का ये देख लेता है, कंपनसेशन भी ये दे सकता है। ठीक है। इसके अलावा एक कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड भी है, मतलब जो पैसा आप उस पेड़ काटने से जो लॉस हो रहा है तो आप उतना ही पैसा देके और पेड़ लगा सकते हो। और अलग अलग स्टेट के खुद के भी हैं, जैसे तमिलनाडु ने अपना खुद का बना रखा है। तो जहां पर फॉरेस्ट ज्यादा होगा वहां पर लोगों ने अपने भी, सरकारों ने अपने अपने एक्ट भी बना रखे हैं। तो एक होलिस्टिक सा टॉपिक था, ये आपको पता रहना चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस में बायलैटरल रिलेशन, GS2 का टॉपिक है। इसमें मैं आपको एक ही अप्रोच बताते आ रहा हूं कि ये वन टाइम टॉपिक है, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे इंडिया और ईरान का रखा आज 6 बार पोर्ट, तो हमारे पास एक पेज होना चाहिए कि ईरान और इंडिया के बीच में क्या क्या कॉमन है, क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं, क्या डेटा है, कितना ट्रेड हमारे बीच में होता है, कोई ट्रीटी साइन हो रखी है, कोई हिस्टोरिकल एग्रीमेंट साइन हो रखा है, या पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में हमने कुछ अचीव कर रखा हो, हमने उनका कुछ कंस्ट्रक्ट किया हो, है ना। तो ईरान के साथ हमने एक 10 साल के लिए एग्रीमेंट साइन किया है कि उनका जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, उसका नाम है छाबहार, उसको हम डेवलप करेंगे। उनको हम काफी सारे पैसे भी दे रहे हैं, मतलब 120 मिलियन तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और 250 मिलियन उनको हम क्रेडिट फैसिलिटी देंगे ताकि वो यूज कर पाए। तो ईरान, ये समझो कि सेंट्रल एशिया में जाने के लिए हमारे पास एक अल्टरनेट है। आप इसका मैप देखोगे तो पहले अगर हमें अफगानिस्तान की तरफ जाना है तो पाकिस्तान के थ्रू हम जा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान हमारा एक अच्छा पड़ोसी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, समुद्र के रास्ते जाते हैं। समुद्र के रास्ते अफगानिस्तान को सी का बॉर्डर लगता नहीं है, तो हम ईरान के थ्रू चाबार पोर्ट से एंटर करेंगे और वहां डेलाराम जरांग हाईवे के थ्रू अफगानिस्तान में घुसेंगे। तो जो भी सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज हैं वहां पर अपना ट्रेड करना है तो एक अच्छा खासा पोर्ट हमारे लिए हो सकता है। ये तो हमारा हो गया ट्रेड इन्वेस्टमेंट से। दूसरा, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, ये कीवर्ड याद रखना, हर एक रिलेशन में हम डाल सकते हैं कि हम चाहते हैं कि रीजनल पीस सिक्योरिटी रहे। ठीक है। जब तक हमारे पड़ोसी शांति से रहेंगे तभी हम डेवलप कर पाएंगे। हमारे पड़ोस में ढोल बज रहे हो, गोलियां चल रही है, तो हम बैठ के पढ़ नहीं सकते। इसके अलावा जो चाइना है, चाइना को काउंटर करना बहुत जरूरी है एशिया के अंदर। पाकिस्तान का एक पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, वो नजदीकी पड़ता है ईरान के छाबार पोर्ट से। पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसको चाइना डेवलप कर रहा है, तो हमें चाइना को भी काउंटर करना है। जहां जहां हम पहुंच रहे वहां वहां चाइना पहुंच रहा है, तो हम उनको काउंटर करने के लिए, जैसे हमने कुछ दिन पहले हमने मालदीव्स का देखा था, मालदीव्स के साथ हमने दोबारा से रिलेशन बढ़ाए हैं, हमारे उनके साथ संबंध बिगड़ गए थे। क्यों? क्योंकि चाइना वहां पे आके काउंटर कर रहा था, अगर हम नहीं तो वो करेंगे। तो इसलिए ईरान का जो पोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10 साल के लिए हमने साइन किया है। उस पोर्ट का नाम भी याद रखना, शहीद बेहेस्ती पोर्ट। ठीक है। तो हमें यह भी खतरा है, ईरान का रिलेशन यूएस के साथ ज्यादा अच्छा नहीं है। तो ईरान के ऊपर पहले भी सैंक्शन लगा रखे थे यूनाइटेड स्टेट्स ने, बिकॉज इनके ऊपर आरोप था कि ये न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह बना, न्यूक्लियर जो वेपन है वो बना रहे, लेकिन वहां कुछ मिला नहीं था। तो हमने उसको भी काउंटर करना, हमें डरना नहीं है। वी आर ए सोवरन कंट्री, हम अपनी रिलेशन अपने हिसाब से बनाएंगे। यूएस के टुकड़ों पे पलने की हमें जरूरत नहीं है कि यूएस ने मना कर दिया तो अब इंडिया इतना औकात रखता है इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब इंटरनेशनल अरीना में हम अपने रिलेशन खुद बना सकते हैं, हमें ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आपको याद रखना हो क्या क्या फायदे हैं। पहला तो अफगानिस्तान जाने के लिए अल्टरनेट हमको बाईपास मिल गया। दूसरा, एक नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, NSTC। अगर हमें ईरान, अजरबैजान, रशिया तक जाना है तो लैंड के थ्रू हमको जाना पड़ेगा, तो यहां पर ये कनेक्ट करने में कोशिश करेगा, बिकॉज ये जो पर्शियन गल्फ वाला रास्ता है ना, यहां पे भी बहुत टंटे हैं इनके, ये धीरे धीरे ये भी मतलब हवा ले रहे हैं। तो हमें एक अल्टरनेट रास्ता बनाना पड़ेगा। जीवन में आप किसी एक चीज को, एक देश को, एक रिलेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो ना, तो वो आपको ऊपर हावी होने लगता है। तो एक अल्टरनेट रास्ता आपके पास होना चाहिए, ताकि अगर वो नहीं तो वो,
खास करके इंटरनेशनल रिलेशन में तो बहुत जरूरी है। आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, सारी चीज आप एक ही जगह से इंपोर्ट कर रहे हो और वही कुछ गड़बड़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। आप एक ही जगह एक्सपोर्ट कर रहे हो, उन्होंने मना कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमें डाइवर्सिफाई करके रखना पड़ता है, अपने इंपोर्ट्स को भी, अपने एक्सपोर्ट को भी, अपने रिलेशंस को भी। हमें चाइना को भी देखना है, हमें रशिया को भी देखना है, हमें इसराइल को भी देखना है, हमें यूनाइटेड नेशंस में अपनी इमेज भी बनानी है। हम इसराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध रखते हैं, लेकिन अभी पैलेस्टाइन को फुल स्टेट हुड दिलाने के लिए वोटिंग हुई तो हमने पैलेस्टाइन की फेवर में वोट किया। तो कैसे हम चीजों को बैलेंस करते हैं एज ए ब्यूरोक्रेट, आप धीरे धीरे आप देख पा रहे होगे। ठीक है, तो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो भाई, अल्टरनेट हो गया, एनएसटीसी हमको ज्वाइन करना है, यूरोप तक अगर जाना है तो चाइना को हमें काउंटर करना है, बिकॉज चाइना भी नजदीक में ही है, तो स्ट्रेटेजिक एक्सेस हमको मिल जाएगी, ट्रेड रूट हमारे डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, गल्फ ऑफ ओमान, जो पर्शियन गल्फ वाला रास्ता है वहां से हम काउंटर कर पाएंगे, रीजनल कनेक्टिविटी हम दे पाएंगे, बिकॉज आसपास के देशों में हमें जाने के लिए पाकिस्तान के थ्रू हम नहीं जा पा रहे तो हम बाहर से मौका मिल जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी हमारी हो जाएगी, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं सेंट्रल एशिया वगैरह में, तो वो भी हम टैप कर पाएंगे। तो इंडिया कॉन्स्टेंटली बाहर एक्सप्लोर कर रही है, वियतनाम के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, वहां पर हमारी कंपनी ओएनजीसी विदेश वहां पर पेट्रोलियम वगैरह या एनर्जी रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन कर रही है। तो हमारी मल्टीपल जगह हमने अपने अपने बंदे छोड़ रखे हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, अगर वहां पर कोई दिक्कत होती है गोला बारूद में, मतलब मानवीय सहायता किसी को करनी है कि ऐसी कंडीशन आ गई, लोग भूख से मर रहे हैं, तो हमें एज ए गुडविल रीजनल लीडर के रूप में हमें वहां कुछ पहुंचाना है, तो भी हमारे पास एक अच्छा खासा रास्ता होना चाहिए। तो एक अच्छी न्यूज थी, आपको मतलब बहुत कुछ सीखने को देगी, लेकिन इसको बार बार नहीं पढ़ना है, एक ही बार में एक पेज पे लिख के रखो, इंडिया ईरान, इंडिया इजराइल, ऐसे एक एक पेज बना लो, मुश्किल से 25-30 बनेंगे, एक पेज आगे पीछे मिला के एक पेज, इससे ज्यादा नहीं, वो कीवर्ड लिख लो बस। ठीक है, जैसे अफगानिस्तान का आप लिखोगे ना, तो अफगानिस्तान में हमने फ्रेंडशिप डैम बनाया है, उनकी पार्लियामेंट बनाई है, उनके हॉस्पिटल हमने बनाए हैं। अफगानिस्तान में कोई हाईवे है, कोई पोर्ट है, लैंड पोर्ट हो गया, या हमारा कितना ट्रेड है, हमारे कोई ट्रीटी साइन हो रखी है, तो वो बार बार आपको रिवीजन में हेल्प करेगी। आप कितनी बुक पढ़ लो उससे फर्क नहीं पड़ता, दिमाग में कितना है, एग्जाम में वो काम आएगा। प्री में भी आता है क्वेश्चन, मेन से भी आता है। अगला हमारा GS3 से है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमारा जो की परफॉर्मेंस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, केमिकल्स, ये सब डेवलप तो करने ही पड़ेंगे। अगर डेटा की बात करें तो जीडीपी का 17% अगर हम देखें तो कंट्रीब्यूट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कोई भी इकोनॉमी डेवलप करती है तो वो 3 फेज से गुजरती है, पहला प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर वाला, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर सर्विस सेक्टर। लेकिन इंडिया ने क्या किया है, प्राइमरी सेक्टर से सीधा जंप किया है सर्विस सेक्टर में, सेम एज सिंगापुर डिड। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अंडर डेवलप्ड ही रह गया है। करीबन ये मान के चलो 3 करोड़ लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। अब आप देखो गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब 4% ही है, तो 96% को कंज्यूम कौन करेगा? प्राइमरी सेक्टर में जा नहीं सकते, वहां प्रॉफिट है ही नहीं एग्रीकल्चर में। सर्विस सेक्टर में हाई स्किल चाहिए, हाई कंपटीशन है, तो जहां पे मेजर पॉपुलेशन काम कर सकती है वो है मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको डेवलप हमें करना पड़ेगा। तो हमारा टारगेट ये है कि भाई 2025 तक हम 25% वगैरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निकालेंगे। टारगेट हमारे बहुत एस्पिरेशनल रहते हैं, आल्दो सारे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो हम एक मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल हब बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी इसलिए कह रहा हूं कि बिकॉज हमारे पास काम करने के लिए लोग हैं, यंग लोग हैं। हमारा 50% पॉपुलेशन 25 साल से कम है, 65% पॉपुलेशन 35 साल से नीचे है, तो उनके अंदर वो ताकत है। जापान में लोग बूढ़े हो चुके हैं, वो सिर्फ डंडी पकड़ के अपना वो नूडल्स खा सकते हैं। इंडिया के लोग ऐसे हैं जो टफ कंडीशन में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड याद रखना, डिपेंडेंसी रेशियो हमारा बहुत कम है। डिपेंडेंसी क्या होता है, जो 14 से नीचे हैं और 59 से ऊपर हैं वो डिपेंडेंट है, वो हमारे पास बहुत कम है। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो डेफिनेशन है ये भी याद रखना, ये एक अच्छी डेफिनेशन है। जब भी आप एग्जाम में डेफिनेशन लिखो ना तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद रखा करो। जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो इसका अगर आप सिंपल बनाना चाहो तो बना सकते हो कि द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द डेमोग्राफी ऑफ ए कंट्री इज नोन एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। बट एक अच्छी डेफिनेशन अगर याद कर पाओ तो ठीक है, इज द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट अराइज फ्रॉम द चेंजेस इन द पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ बना पाओ। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन है, द डेवलपमेंट विच कैटर द नीड ऑफ
present generation without compromising the needs of the future generation is known as sustainable development। तो ऐसे ऐसे डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है 2041 तक हम पीक ही पहुंच चुके होंगे, हमारी पॉपुलेशन 59% पॉपुलेशन काम करने लायक होगी, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जब तक है इसको यूज कर लो। लेकिन इस पॉपुलेशन को स्किल आनी चाहिए, विदाउट स्किल ये क्या बन जाएगा, डेमोग्राफिक डिजास्टर। अगर काम नहीं होगा तो फिर ये आप देख रहे हो इलेक्शन में यूथ लोग कैसे पर्चे बांटते फिर रहे हैं, कैसे वो गाड़ियां ले लेके सारा दिन गांव में लड्डू बांट रहे हैं, क्योंकि उनके पास काम ही नहीं है। अगर यूथ के पास काम नहीं होगा तो पॉलिटिशियंस उनको ऐसे यूज करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। वो गुंडागर्दी में इन्वॉल्व होंगे, वो जल्दी से पैसा कमाने की सोचेंगे, ठीक है। ये ड्रीम 11 और ये क्या है, ये सब तीन पत्ती और पता नहीं क्या क्या ऐप आ रखी है। फ्यूचर ऑप्शंस में लोग लाखों गवा रहे हैं, एक दूसरे को मर्डर कर रहे हैं, एक दूसरे पैसे का रिलेशन बिगड़ रहे हैं, बिकॉज काम करने के लिए उनके पास काम तो होना चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए। तो हमें अपनी स्किल वगैरह बढ़ानी पड़ेगी। क्यों, अगर स्किल नहीं बढ़ाएंगे तो हम उस मार्केट को टैप नहीं कर सकते, वो पोटेंशियल गेन नहीं कर सकते, जो रिक्वायरमेंट है समय की वो पूरी नहीं कर सकते। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई, गवर्नमेंट ने तो अपना स्किल इंडिया ये समझो कि कौशल विकास केंद्र खोले हैं, इंडस्ट्री एकेडमी कोलैबोरेशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, ये सब। तो ऐसे ऐसे कीवर्ड याद रखना, इंडस्ट्री एकेडमी कोलैबोरेशन, ठीक है। आप जो पढ़ रहे हो और जो आप काम करने वाले हो उनके बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए। जैसे आईटीआई है, आईटीआई में आप काम करो, आप काम सीखो 1 साल इलेक्ट्रीशियन का, आपको झट से काम मिल जाएगा। आपने बीए कर ली, बीटेक कर ली, आपको कुछ आता तो है ही नहीं, है ना। आज के दिन एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन, एक अच्छा प्लम्बर, अच्छा बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर मिलता ही नहीं है। तो इन दोनों का अगर कोलैबोरेशन होगा तो पहले से उनको काम मिल जाएगा। तो एक अच्छा आर्टिकल था। अगला है आरबीआई का जो डेप्यूटी गवर्नर है, उन्होंने ये कहा कि भाई जो एआरसी कंपनी है वो थोड़ा सा उन लोगों के साथ एंगेज्ड हैं जो डिफॉल्टर्स हैं, मतलब ये एक तरह से लूप होल ढूंढ रखा है। बैंक क्या करते हैं, कस्टमर के साथ मिलजुल के घपला करते हैं। मान लो मैं बैंक हूं, बैंक मैनेजर हूं, मैंने किसी को 10 करोड़ का लोन दिया। अब मुझे पता है कि अगर ये लोन वापस नहीं आए तो मैं क्या 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 रास्ते होते हैं, तो मैं उसको पहले ही डील कर लूंगा। तुम 10 करोड़ रुपए लो, 5 मेरे को दो, 5 तुम खाओ, तुम्हें वापस देना ही नहीं है। तुम डिफॉल्ट कर जाओ तो मैंने जो गिरवे जमीन रखी उसका ऑक्शन कर देंगे। उस ऑक्शन को करके मान लो वो 10 करोड़ की जमीन है, उसका हम 1 करोड़ में उसका वो नीलामी निकाल देंगे, हम ही खरीद लेंगे। ऐसे करके बहुत से लूप होते हैं। तो ये चीज ज्यादा समय तक रख नहीं पाओगे, आरबीआई इस चीज को मॉनिटर करता है। तो इनका नाम भी याद रखना, जे स्वामीनाथन। इन्होंने कहा कि भाई एक कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी, एथिकल कंडक्ट, आपको एथिकल भी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ कीवर्ड इसमें से थे याद रखने लायक, रेगुलेशन प्लस, इंटीग्रिटी, एथिकल कोड्स, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, इंटरनल ऑडिट, कंप्लायंस विद द लॉ रेगुलेशन, डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कल्चर, ठीक है। इस तरह के कीवर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं कि ये ऐसा काम कर रहे हैं। रिलायंस वगैरह भी इसमें एंगेज्ड है एआरसी वगैरह के बिजनेस में, ठीक है। एआरसी मैंने आपको समझाई दिया स्टार्टिंग में होता क्या है। तो इसके लिए इन्होंने ये कहा कि रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, इंटरनल ऑडिट वगैरह आप अच्छे करो तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा, हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। एआरसी के लिए बारे में याद रखना, एआरसी रजिस्टर्ड होती है आरबीआई के साथ और ये रेगुलेट होती है अंडर द सरफाइसी एक्ट 2002। सरफाइसी एक्ट क्या होता है, जब भी आप लोन लेते हो और उसके बदले में कोई चीज गिरवी रखते हो तो उसको सेल करने का जो राइट आपको मिलता है वो इससे मिलता है। मैंने 5 करोड़ का लोन लिया अपना घर गिरवी रख के, कल को मैं लोन नहीं देता हूं तो मेरे घर को लिक्विफाई कर देंगे, बेच दिया जाएगा। तो ये एक्ट आपको पावर देता है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया। जिन बैंक के पास ज्यादा एनपी हो जाता है, लोन हो जाते हैं बैड लोन, उनको ये खरीद लेता है और ये फिर उसको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करता है। अगला टॉपिक है इंटरिम बेल। बेल क्या होता है, जमानत। आपने किसी इंसान को पकड़ लिया किसी आरोप में, अभी वो आरोपित है, मतलब वो दोषी नहीं ठहराया गया है, तो उसकी बेल होती है। लीगल लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि बेल इज द नॉर्म, जेल इज द एक्सेप्शन, कि आपको बेल मिलना ही चाहिए। आपको मान लो मुझे पकड़ के ले गई, अब मुझे 10,000 रुपए 20,000 रुपए देके बेल देके किसी इंसान ने छुड़वा लिया ताकि मैं अपना केस, मेरा केस चलता रहेगा, लेकिन मैं अंदर बैठा रहूंगा तो मैं केस कैसे लड़ पाऊंगा, मैं अपना बिजनेस कैसे कर पाऊंगा। तो इस तरह से बेल दी जाती है। किसी भी डिफेंडेंट को रिलीज कराना है इस प्रोमिस पे, जब भी उसको बुलाया जाएगा वो कोर्ट में हाजिर हो जाएगा। तो 2 तरह के ऑफेंस होते हैं, बेलेबल, नॉन बेलेबल। बेलेबल वो होता है जिसमें आपको बेल नहीं
नॉन बेलेबल वो होता है जिसमें आपको बेल नहीं मिल पाती है नॉर्मल कंडीशंस में, उसके लिए फिर कोर्ट वगैरह का कुछ दरवाजा खटखटाना पड़ता है। बेलेबल क्या होता है, आपने कोई ऑफेंस किया, आपको पकड़ा, आपने जमानत दी, आप छूट गए, फिर केस चलता रहेगा। तो ठीक है, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज अगर वो बाहर आएगा तो अच्छे से काम कर पाएगा, हर किसी पे जिस पे आरोप लगा है वो दोषी तो नहीं ठहराया जाता। तो 3 तरह की बेल है, देखो, एक तो रेगुलर बेल है हमारी, ठीक है, सेक्शन 437 439 है सीआरपीसी की, किसी को अरेस्ट किया, कस्टडी में रख रखा, छोड़ दिया। दूसरा होता है एंटीसिपेटरी बेल, ये है सेक्शन 438 सीआरपीसी की, कि एंटीसिपेटरी मतलब आप पहले से ही आपको अंदाजा है कि मुझे पकड़ेंगे, तो आप पहले से जमानत ले आओ कि अगर मुझे पकड़ा जाए तो मेरे पास बेल है, उसमें आपको फिर पकड़ ही नहीं सकते हैं। तो एंटीसिपेटरी बेल आपको पता रहना चाहिए, एप्रीहेंशन से आपको पकड़ा जाएगा। एक होता है इंटीरियम बेल, वैसे तो ये कोई खास इसके लिए अलग से कोई सीआरपीसी में कुछ नहीं है। इंटीरियम बेल क्या होता है, कुछ समय के लिए आपको टेम्परेरी रिलीज दिया है, जैसे अरविंद केजरीवाल बहुत दिन से अंदर थे तो उनको कुछ समय के लिए छोड़ दिया है, 1 जून को फिर से वापस उनको बुला लिया जाएगा, तो इंटीरियम बेल है। इंटीरियम का मतलब है बीच में, टेम्परेरी, ठीक है, इस तरह से। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, तो उसी से डिराइव करके इंटीरियम बेल कोर्ट ने अपनी वो कर ली है। आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो देखते हैं, द हाइपर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन। पहले मैं इसका क्रक्स बताता हूं कि ये इस पूरे आर्टिकल में यही डिस्कस करेगा कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो हायर लेवल का, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, वो वहां पर पॉलिटिसाइजेशन ज्यादा हो रहा, हाइपर पॉलिटिसाइजेशन, नॉर्मल भी नहीं। कैसे हो रहा है, जो अपॉइंटमेंट्स हैं वहां पर पॉलिटिकल इंटरव्यून है, जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, कोई डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, प्रोफेसर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, वो सारे सिफारिश से लगते हैं। तो वो अगर सिफारिश से लगेंगे, पॉलिटिकल इंटरव्यून से लगेंगे, तो वो नीचे वालों के साथ जस्टिस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस है, जिसने लगाया है वो उसकी बात मानेगा। दूसरा, मेरिट इससे कंप्रोमाइज होती है, वो आदमी मेरिट से नहीं आया है तो वो इतनी कैपेसिटी भी नहीं रखता कि अपनी मेरिट के आधार पर परफॉर्म कर पाए। फिर बायस्ड ओपिनियन आने लगेंगे, रिसर्च जो होना चाहिए था, रिसर्च डेवलपमेंट, वो कंप्रोमाइज होने लगेगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी वही चीज आने लगेगी। तो एक कल्चर ऑफ ये समझो कि इंटीग्रिटी डेवलप ही नहीं होने देते वो लोग, ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, उल्टा कर दो कि भाई अपॉइंटमेंट्स मेरिट बेस्ड हो, पॉलिटिकल कल्चर ना हो, जो हायर पोस्ट है, रिसर्च है, वो नॉन बायस्ड हो, ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेशन करे लेकिन कंट्रोल ना करे इस चीज को। और भी काफी सारे पॉइंट है, अच्छा खासा मतलब आर्टिकल लिखा है इन्होंने, तो पढ़ने लायक आर्टिकल है। देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हो डेली, ऐसा ना कि कैसे कैसे वो रहा। देखो कंटेक्स्ट क्या है, पॉलिटिशियन हो रहा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन पे भी दिक्कत आ रही है, एकेडमिक जो ऑटोनॉमी है, इंटेलेक्चुअल लाइफ है, एस्पिरेशंस है ग्लोबल एकेडमिक की, वो भी हर्ट हो रहे हैं। इशू क्या है कि पॉलिटिकली एडवांटेजियस लोकेशंस पे कॉलेज स्कूल खोले जाते हैं, जहां पर वोट बैंक है वहां पर यूनिवर्सिटी खुलवाई जाती है। किसी की, जैसे हरियाणा का ही मान लो, हरियाणा में रोहतक है, रोहतक में 10 साल तक चीफ मिनिस्टर रोहतक के रहे, तो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी अच्छी खासी वहां पर है, एमडी यूनिवर्सिटी है, या और भी कई सारे लॉ कॉलेज, मतलब हब बना रखा है। लेकिन दादरी है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, ठीक है, या रेवाड़ी है, यहां पर उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो इस तरह से ये भी एक मतलब एक पर्सपेक्टिव है, तो वो वहीं पे कॉलेज वगैरह खोलते हैं। यूनिवर्सिटी के नाम है वो भी पॉलिटिकल मोटिव से बदले जाते हैं, रेलवे स्टेशन के नाम जैसे बदले गए, शहरों के नाम बदले गए, ऐसे यूनिवर्सिटी के नाम भी बदल दिए जाते हैं, ताकि वो कैनोटेशन चेंज हो पाए, अपीज करने के लिए पर्टिकुलर कम्युनिटी को। जो जो अपॉइंटमेंट है, प्रमोशन है, वो पॉलिटिकल एलिजेंस से होता है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप का बंदा है, जैसे इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू में डायरेक्टली आपके पास अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है तो आप ऊपर जा पाओगे, अदरवाइज पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो वैसे तो देखो ये फंडामेंटली पूरे वर्ल्ड में ही ये चेंज आया, ऐसा नहीं कि इंडिया कोई एक्सेप्शन है, ये हर जगह होता है, बट ये नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। दिक्कत क्या होती है, देखो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए थी वो आपको नहीं हो पाएगी, प्रोफेसर्स हैं वो खुल के बोल नहीं पाएंगे, रिसर्च नहीं कर पाएंगे, उनको बायस्ड ओपिनियन देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जर्नलिज्म भी रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, कैंपस का पॉलिटिशियन हो रहा था, वहां पर जो बच्चे पढ़ने चाहिए थे, जो बच्चे ग्लोबल लेवल पर जाने चाहिए थे, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में या इंटर डिपार्टमेंट रेवल्यू में ही फंस के रह जाते हैं, ठीक है। ऐसा आपने कभी देखा हो तो आप बताना
आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हो वहां कैसा कल्चर था, उससे ही पता लग जाएगा कि हम ये जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं कितना सही लिख रहा है। तो भाई इससे दिक्कत क्या होगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डैमेज होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिसर्च, स्टेम, ठीक है, ये स्टेम याद रखना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, यहां पर दिक्कत आ रही है। तो कंक्लूजन क्या है, अगर हमें वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनानी है तो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑटोनॉमी हमको देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स यही है, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड आप ध्यान रखना, क्या क्या दिक्कत हो रही है, एकेडमिक इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज हो रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डैमेज हो रही है, स्टूडेंट, फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेटर सब परेशान हो रहे हैं इससे, एक हॉस्टल एनवायरनमेंट बन रहा है, इरोजन ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, मतलब जो लेजिटिमेसी, क्रेडिबिलिटी बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे इंटेलिजेंस है वो छोड़ के चले जाएंगे अपने देश को कि यार यहाँ पे मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, उसमें भी मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैं यूएसए में जाके कहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे 10 लाख रुपए दे रहे हैं, फुल ऑटोनॉमी दी, तो मैं क्यों ना जाऊंगा। तो ब्रेन ड्रेन हमारा होता है, इनोवेशन नहीं हो पाता है, जब ऐसे लोग बाहर जाएंगे इनोवेशन कहां से होगा। मेन बात यह है, प्रॉब्लम तो सबको पता है, सॉल्यूशन क्या है, ऑटोनॉमी गवर्नेंस दो, सेफ गार्ड करो इनकी ऑटोनॉमी को, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन जीरो करो, डाइवर्सिफाई को प्रोमिस करो, जो भी है ओपन डिबेट रखो, इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज करो, एथिकल गाइडलाइन जारी करो, डायलॉग एंगेजमेंट उनके बीच में रखो, पब्लिक अवेयरनेस फैलाओ, खुद लोग अवेयर हो जाएंगे इस चीज से, तो भी ये चीज रोकी जा सकती है। तो मतलब ओवरऑल एक अच्छा आर्टिकल है, एजुकेशन सेक्टर में कोई ऐसे आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, वहां ये मेंशन कर सकते हो। चलो फटाफट आज का हम अपना ड्रेनेज पैटर्न देख लेते हैं साउथ अमेरिका का। ये हमारा साउथ अमेरिका है, इसमें मेन रिवर हमारी अमेजोन है, ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। अमेजोन वर्ल्ड की इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अगर सब लंबाई में देखें तो नील नदी जो कि अफ्रीका से बहती है, नाइल रिवर, लंबाई में वो सबसे ज्यादा है, लेकिन पानी के वॉल्यूम के मामले में ये सबसे ज्यादा है। अगर लेंथ देखें तो लेंथ में ये भी सेकंड आ जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, अमेजन रिवर डेल्टा नहीं बनाती है, मेनली इसका जो पानी है वो ब्राजील से बहता है, बाकी देशों में भी टच करता है, लेकिन ब्राजील में मेन है। तो मेन रिवर ये हमारी हो गई, नाइल रिवर से सेकंड है, लार्जेस्ट फ्लो वाटर सेकंड है, 40% को यही पानी दे रही है। तो अमेजन फॉरेस्ट भी आपने देखे होंगे, सबसे घने जंगल हैं वर्ल्ड के, इनको बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, उनके फेफड़े अर्थ के। तो इसमें अच्छा खासा मतलब पानी बहता रहता है, इसकी ट्रिब्यूटरी वगैरह देख सकते हो, कैक्वेटा, जरुआ, मेडिरिया, नेग्रो, आल्दो सिर्फ देखने के लिए आज तक यहां से क्वेश्चन नहीं आया है। यहां पर पेट्रोलियम वगैरह रिजर्व्स भी मिलते हैं, और ये नेविगेबल है टिल मेनोस, ये जगह है, यहां तक ये नेविगेबल है, इसके बाद आप जा नहीं पाओगे बिकॉज घने जंगल वगैरह कुछ आ जाएंगे, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन में गिरती है, ना कि पैसिफिक में, ये ध्यान रखना आप। चलो इसके अलावा अगर और रिवर देखें तो वही एक रिवर है रियो डी प्लाटा बेसिन, यहां पर 3 रिवर हैं इस एरिया में, पैराग्वे, पराना, उरुग्वे। तो हर एक जगह की कुछ रिवर होती है, जैसे यहां की साउथ अमेरिका की आप रिवर देखोगे तो पराना, पैराग्वे, ये 2 हैं। ऑस्ट्रेलिया की ऐसे ही 2 हैं, मुर्रे, डार्लिंग, ठीक है। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका के भी 2 हैं, मिसूरी, मिसिसिपी, जैसे हमारे इंडिया की है गंगा, यमुना। ऐसे ऐसे 2 मेजर रिवर हमको पता रहनी चाहिए कहां कहां पे है, तो ये ध्यान रखना, रिवर पैराग्वे, पराना, उरुग्वे। इसका इसका आप नोट्स मत बनाना, अपनी जो एटलस है उसी में मार्क कर लेना इन रिवर्स को, ठीक है। इसके बाद एक रिवर है ओरिंको, ओरिंको इंपॉर्टेंट रिवर है, वर्ल्ड का सबसे जो हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल वाटरफॉल्स, वो इसी रिवर के ऊपर है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ओरिंको रिवर ये प्री में आ सकता है, वर्ल्ड के हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल्स, ठीक है। ये रहा, वेनेजुएला में ये पड़ता है, पराना, उरुग्वे, इनकी इनकी डिटेल्स हमें नहीं पता करनी है, बस इतना पता रहे ये है। तो हमारी मेन रिवर कौन सी हो गई, अमेजोन, ओरिंको, पराना, परुग्वे, साओ फ्रांसिस्को भी कर सकते हो, पराग्वे, उरुग्वे, ये 4-5 रिवर हैं। इसमें ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं आते आल्दो, बट फिर भी ध्यान रखना, उरुग्वे, पराना, पराग्वे, अमेजोन, ओरिंको, एक आइडिया सा रखना कौन सी कहां पे है, ठीक है। सारी रिवर तो ये ना याद रखने लायक है, नाम याद रख पाएंगे। तो ये हमारा आज का एनालिसिस था। इस एनालिसिस को बहुत ध्यान से सुना करो, मतलब मैं अपने 10 साल के अनुभव से बता रहा हूं कि यही चीजें हैं जो प्री मेंस में घूमती रहती हैं, और एग्जैक्टली इन पे अगर आप फोकस करके चलोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में ये एक आपको एक सब्सटेंशियल
गेन देंगे। आपके मेंस के आंसर के अंदर जब ये न्यूज झलकेंगी तो आपके मेंस के आंसर और एनरिच दिखेंगे। आपके एटलस की जो नॉलेज है वो डेली 10-10 मिनट लगाओगे ना, एक साल बाद वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आप कोई भी चीज पूछो आपके दिमाग में ये तो वहां है, ये तो वहां है। आपके इंटरव्यू में, आपके प्री में, आपके मेंस में आपकी एटलस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, कमेंट करके बताना। थैंक यू।